आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 में यह कहा गया कि राज्य जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में उसे प्रवेश परीक्षा में उसे 10% आरक्षण दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में यानी लोक नियोजन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उसे 10% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई। आंतरिक अशांति इस शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ दिया गया तो कहना है कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया। ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से ही आप सबको पता है कि 1957 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से यह कहा गया कि 2026 तक है ना 1971 वाला जो जनगणना हुआ है उसकी जो जनसंख्या रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के आधार पर सीटों की संख्या लोकसभा और विधानसभा में निर्धारित की जाएगी। और भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष तक से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। गठबंधन के दौर में विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए, सांसदों को खरीद फरोख्त करने के लिए उसे मंत्री परिषद में ऑफर दे दिया जाता था और इससे मंत्री परिषद का जो आकार था अनावश्यक रूप से बढ़ जाता था। इसीलिए 91वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में संशोधन किया गया। SC और ST का जो कोटा है इस कोटे का भी 1/3 कोटा जो होगा वो किसके लिए होगा तो महिलाओं के लिए, SC ST महिलाओं के लिए क्या होगा आरक्षित होगा। नमस्कार साथियों, संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था वो पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का पार्ट 2 देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन तक हमने कंप्लीट कर लिया था और 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में आमूलचूल परिवर्तन किए गए। और आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए भारत के संविधान के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। परंतु आप सबको पता है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आती है। इंदिरा गांधी सरकार से बाहर हो जाती हैं और जनता पार्टी की जब सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में तो उन्होंने आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए जितने भी अधिनायकवादी बदलाव थे उन सभी बदलावों को निरस्त किया गया और नागरिक के अधिकारों की पुनः स्थापना की गई। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से प्रावधान लागू किए गए भारत के संविधान में उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहना है। आज हम लोग इस पूरा वीडियो को कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज हम लोग 44वें संविधान संशोधन 1978 से शुरू करेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो सबसे पहला बदलाव किया गया वो बदलाव था राष्ट्रीय आपातकाल में। किसमें था साथियों तो कहना है कि सर राष्ट्रीय आपातकाल में। आप सबको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो चर्चा है ये संविधान के आर्टिकल 352 में है। कहां है साथियों तो कहना है आर्टिकल 352 में है। और आर्टिकल 352 में आपातकाल लगाने के कुल 3 आधारों की चर्चा थी मूल संविधान में। वो कौन कौन से आधार थे? युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और तीसरा था आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार। परंतु आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाकर जब इंदिरा गांधी के द्वारा इसका जमकर दुरुपयोग किया गया तो मोरारजी देसाई की सरकार ने नागरिकों के अधिकार की पुनः स्थापना के लिए उन्होंने क्या किया, इस आंतरिक अशांति को जो है, ये शब्द जो है इंटरनल डिस्टरबेंस, इसको आर्टिकल 352 से हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह के साथ। तो सीधी सी बात है कि आर्टिकल 322 में आंतरिक अशांति शब्द का जो प्रयोग किया गया है, आंतरिक अशांति, इस शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ दिया गया तो कहना है कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। सशस्त्र विद्रोह को शब्द को जोड़ दिया गया। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि इस 44वें संविधान संशोधन से पूर्व की जो स्थिति थी वो यह थी कि जो आपातकाल लगाया जाता था आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की उद्घोषणा की जाती थी वो प्रधानमंत्री के कहने पर भी हो जाती थी। लेकिन
44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यह नियम बना दिया गया, अनिवार्य नियम बना दिया गया कि जब तक कैबिनेट की लिखित सिफारिश राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती है तब तक आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करनी है। तो इसमें क्या लिखा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है इसके लिए मंत्रिमंडल या कैबिनेट की लिखित सिफारिश आवश्यक है। लिखित सिफारिश क्या है साथियों? तो कहना है कि सर आवश्यक है। अब जो है केवल प्रधानमंत्री के कहने पर, केवल प्रधानमंत्री की इच्छा से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। आप सबको पता है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एकमात्र बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जवाब होगा इसका आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में केवल एक बार पूरे भारत के संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 352 में यह लिखा हुआ था कि जब भी देश में आपातकाल लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, तो उस घोषणा होने के बाद 2 महीने के भीतर संसद को उसे विशेष बहुमत से क्या करना है? पारित करना है। और यदि संसद 2 महीने के भीतर उसे विशेष बहुमत से पारित नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में वह जो है आपातकाल 1 महीने के अंदर समाप्त हो जाता था। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह नियम बना दिया गया कि अब जो आपातकाल लगेगा, अब जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, इस राष्ट्रीय आपात की जो मंजूरी है यह संसद द्वारा 1 महीने में हो जानी चाहिए। संसद द्वारा कितने दिनों में हो जानी चाहिए? 1 महीने में हो जानी चाहिए। 1 महीने में हो जानी चाहिए। अगर 1 महीने के भीतर भारत की संसद द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया जाता है विशेष बहुमत से, तो आपातकाल को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ यह भी नियम बनाया गया कि आपातकाल को लगातार बनाए रखने के लिए हर 6 महीने में संसद की इसकी स्वीकृति आवश्यक कर दी गई, इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 352 में प्रमुख संशोधन किए गए। वो कौन कौन से? सबसे पहला, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर वहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक हो गई। केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते थे। इसके बाद एक प्रावधान जोड़ा गया कि आर्टिकल 352 का जब भी देश में प्रयोग किया जाएगा तो इसके लिए संसद को उसे 1 महीने के अंदर क्या करना होगा? तो संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, वो भी विशेष बहुमत से इसकी जरूरत होती है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, यदि इस आपातकाल को हमें समाप्त करना है तो आपातकाल को समाप्त करने के लिए लोकसभा यदि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आपातकाल को किसी भी समय समाप्त कर सकती थी। यह प्रावधान जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया प्रावधान? कि जो राष्ट्रीय आपात है, लोकसभा साधारण बहुमत के माध्यम से इसे कभी भी क्या कर सकती है? इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये पूरा आपातकाल वाला जो चैप्टर था, आपातकाल वाला जो प्रावधान था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कौन कौन से वे प्रावधान जोड़े गए। तो ध्यान देना है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार वाले हिस्से में एक बहुत ही व्यापक परिवर्तन किया गया, बहुत ही लैंडमार्क परिवर्तन किया गया। वो क्या परिवर्तन था साथियों? तो कहना है कि जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का जो अधिकार था, आप सबको पता है मूल संविधान में यह आर्टिकल 31 में था। तो इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो कहना है कि सर इसे मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया और इसे मूल अधिकारों की सूची से बाहर करने के बाद इसे
एक मूल अधिकार के बदले एक विधिक अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया साथियों? तो कहना है कि सर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे भारतीय संविधान के भाग 12 में, भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300 का ए, आर्टिकल 300 ए में इसे शामिल कर दिया गया, आर्टिकल 300 ए में शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को क्या किया? इसने एक लीगल राइट्स बना दिया। जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज एफ में था, उसको ये रिप्लेस कर देता है और रिप्लेस करने के बाद इसे भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत इसे एक लीगल राइट बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया और इसके लिए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 300 का 1। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मूल अधिकारों में एक और बहुत ही बड़ा व्यापक परिवर्तन किया गया। एक लैंडमार्क जजमेंट, एक लैंडमार्क परिवर्तन किया गया। वो परिवर्तन क्या था? तो साथियों ये कहा गया है कि जब भी आर्टिकल 352 का प्रयोग पूरे देश में किया जाएगा, जब भी आर्टिकल 352 का प्रयोग देश में किया जाएगा तो आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 358 के तहत राष्ट्रपति, आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाले, आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाले मूल अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मूल अधिकार स्वतः क्या हो जाएंगे साथियों? तो कहना है कि सर समाप्त हो जाएंगे, स्वतः समाप्त हो जाएंगे। परंतु अन्य मूल अधिकारों की निलंबन की जो घोषणा है वो आर्टिकल 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों के निलंबन की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अन्य मूल अधिकारों के निलंबन की घोषणा, अन्य मूल अधिकारों के निलंबन की घोषणा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर है बात। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप सबको पता है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की जो तत्कालीन सरकार थी, उस तत्कालीन सरकार के द्वारा क्या किया गया? तो आपातकाल में इन व्यक्तिगत अधिकारों का जमकर दुरुपयोग किया गया। मीसा कानून के तहत हजारों गिरफ्तारियां हुई और उसे गिरफ्तार करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन माध्यम से एक प्रावधान जोड़ा गया कि यदि देश में आपातकाल लगा हो या कुछ भी हो, आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21 के जो मूल अधिकार हैं, इसे किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। सीधी सी बात है कि यदि देश में आपातकाल भी लग जाए तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकते हैं, उनसे यह अधिकार छीन लिया गया। क्लियर है? जाहिर सी बात है कि आर्टिकल 20 जो है ये अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करने का काम करता है, बता चुके हैं। और आर्टिकल 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया। इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया साथियों? आर्टिकल 22 में भी परिवर्तन किया गया। आर्टिकल 22 में भी क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। सर कहिएगा सर क्या परिवर्तन किया गया? तो देखिए, निवारक निरोध कानून के तहत जो भी गिरफ्तारी की जाती थी, जो भी गिरफ्तारी होती थी, यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक कानून के तहत होती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक क्या किया जाता था? तो 3 महीने तक उसे बिना किसी कारण बताए उस व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक, तो इसी आर्टिकल 22 के तहत, निवारक कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को, निवारक कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से 3 महीने की अवधि को घटाकर
2 महीना कर दिया गया कि अब किसी व्यक्ति को यदि निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसको अधिकतम 2 महीने तक ही हिरासत में रखा जा सकता है। ये प्रावधान जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। आज भी यही प्रावधान लागू है, परंतु इस प्रावधान को आज तक कभी भी इम्प्लीटेशन नहीं किया गया है। आज भी 3 महीने वाला ही प्रावधान इस निवारक कानून के तहत चल रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 1978 के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया साथियों। वो महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। ये आर्टिकल 74, ये आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 में क्या करता है, संशोधन करता है। किसमें? आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 में। और इसमें कहता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होंगे, बाध्य होंगे। आप सबको पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसी मंत्री परिषद की सहायता एवं सलाह से राष्ट्रपति कार्य करते हैं। इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के द्वारा दिया गया सलाह, मंत्री परिषद की सलाह जो दी जाएगी राष्ट्रपति को, उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। ठीक, लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद भी राष्ट्रपति को वही सलाह फिर से दी जाए तो इस बार राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहीं पे अब समझ लीजिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हम आपको बताए कि लोकसभा व विधानसभा का जो कार्यकाल था उसको बढ़ाकर इसने क्या कर दिया था, 6 वर्ष कर दिया था। कितना कर दिया था साथियों? 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस 6 वर्ष के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से पुनः इसको 5 वर्ष का कर दिया गया। किसी को कोई दिक्कत है? एकदम बात अच्छे से क्लियर है। अब जरा एक और चीज यहां पर देखिएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक और मुख्य प्रावधान क्या किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल की बैठक के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति का नियम था, जो कोरम था, उस कोरम को पुनः लागू कर दिया गया है ना। यानी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उसने कोरम का नियम क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने फिर से कोरम को क्या कर दिया, लागू कर दिया गया। तो कोरम की व्यवस्था पुनः लागू की गई। अब पूछिएगा सर ये कोरम क्या होता है, ये कोरम क्या होता है, ये गणपूर्ति क्या होता है साथियों? तो इसका सीधा सा मतलब है कि सदन की बैठक को संचालित करने के लिए सदन के कुल सदस्यों की संख्या का एक न्यूनतम संख्या निर्धारित किया गया है कि इससे कम सदस्य होगा तो सदन की बैठक संचालित नहीं की जा सकती है, सदन की बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 100 में इस कोरम की चर्चा है, इस गणपूर्ति की चर्चा है। और कोरम वर्तमान समय में कितना है, तो सदन की सदस्य संख्या का 1/10 ये कोरम या गणपूर्ति निर्धारित किया गया है। अब जरा ध्यान देखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से एक प्रावधान जोड़ा गया, एक प्रावधान लाया गया। वो प्रावधान क्या था, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां कहा गया इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा यह नियम बनाया गया कि यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद होंगे, उस विवाद को देखने की शक्ति या न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति अदालत के पास नहीं होगी।
ऐसा कहना था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के माध्यम से यह प्रावधान लागू किया गया और संविधान में आर्टिकल 329 ए को जोड़ा गया था। आर्टिकल 329 यह कहती थी कि यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार के कोई विवाद होते हैं तो उस विवाद को हल करने की जो है न्यायपालिका की शक्ति नहीं होगी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इस आर्टिकल 329 ए को फिर से समाप्त कर दिया गया और यह कहा गया, क्या कहा गया कि चुनाव के विवाद पर न्यायपालिका का अधिकार बरकरार है। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, उसके चुनाव संबंधी यदि किसी भी प्रकार के कोई विवाद होते हैं तो इस विवाद पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायपालिका को होगा। ये कहा गया किसके माध्यम से? इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया है ना साथियों। तो लिख देना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनाव संबंधी विवाद न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी यानी न्यायपालिका इसकी समीक्षा कर सकती है। किसी को कोई दिक्कत है? आप सबको पता है साथियों कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 71 क्या कहता है? तो कहिएगा, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो इस पर अंतिम निर्णय सुनाने का अधिकार किसको है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। किसके है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके अलावे भी आर्टिकल 44 में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसमें एक था प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता और संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन। भारतीय संविधान में आर्टिकल 361 ए जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया साथियों? तो कहना है कि सर आर्टिकल 361 ए जोड़ा गया और आर्टिकल 361 ए के तहत क्या कहा गया कि संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों की सत्य रिपोर्ट बिना किसी रोक टोक या बिना किसी पूर्व सेंसरशिप के समाचार पत्रों का प्रकाशन करने का अधिकार मीडिया का होगा। तो यहां पर प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता को बहाल किया गया। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को बहाल किया गया और कहा गया, क्या कहा गया कि आर्टिकल 361 के तहत प्रेस और मीडिया को यह अधिकार है कि वो संसद एवं विधानमंडल की कार्यवाहियों का सत्य प्रकाशन कर सकते हैं। का सत्य प्रकाशन बिना किसी सेंसरशिप के, बिना किसी रोक टोक के वो क्या कर सकते हैं? तो इसका प्रकाशन कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए। 42वें संविधान संशोधन के प्रति उत्तर में 44वां संविधान संशोधन लाया गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जितने भी असंवैधानिक प्रावधान भारत की संविधान में जोड़े गए, उन सभी असंवैधानिक प्रावधानों को हटाने के लिए का जो काम था ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही किया गया। कहने का सीधा सा मतलब है कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी ने जितना भी कचरा फैलाया भारतीय संविधान में, उन सभी कचरों को समेटने का जो काम किया है वो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 44वां संविधान संशोधन एकदम क्लियर है। अगर 44वां संविधान संशोधन क्लियर है, अगला देखते हैं हम लोग 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह संविधान संशोधन किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1950। साथियों देखिए इसके तहत क्या हुआ, तो संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या हुआ? तो कहना है कि सर संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में कौन से प्रावधान हैं? तो कहना है कि सर इस 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून की चर्चा है।
किसकी चर्चा? तो कहना है कि सर दल बदल विरोधी कानून की चर्चा की गई है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दल बदल विरोधी कानून क्या है, ये एंटी डिफ्लेक्शन लॉ क्या है, जरा इसको समझिएगा। देखिए होता क्या था कि कोई भी विधायक या कोई भी सांसद अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जिस दल से वो चुना जाता था उस दल को छोड़ देता था और किसी अन्य दल में शामिल हो जाता था। और ऐसी स्थिति 1967 के दशक में ऐसी स्थिति बन गई थी कि एक विधायक, एक सांसद एक दिन में 4-4 पार्टी बदल लेता था, जिसके कारण भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें राजनीतिक अस्थिरता का अभाव देखने को मिलता है। कोई भी पार्टी टिक नहीं पा रही थी, गठबंधन का दौर बहुत ज्यादा हो गया था, विधायकों की खरीद फरोख्त, सांसदों की खरीद फरोख्त बहुत तेजी से चल रही थी। इसीलिए इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या किया गया, तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया ताकि आया राम और गया राम की जो राजनीति चल रही थी भारतीय शासन व्यवस्था में उसे समाप्त किया जा सके। अब सवाल उठता है कि सर ये दल बदल विरोधी कानून, ये दल बदल विरोधी कानून किसी संसद पर, विरोधी कानून किसी संसद पर या फिर किसी विधायक पर कब लागू होती है, कब लागू होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 4 स्थितियां हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहली स्थिति क्या है, जरा उसको ध्यान से समझिएगा। यदि कोई, याद रखिएगा, यदि कोई विधायक या सांसद, यदि कोई विधायक या सांसद अपना पार्टी छोड़ दे, अपना पार्टी छोड़ दे, पहली बात। दूसरी बात कहना है कि यदि कोई विधायक या सांसद यानी एमपी या एमएलए पार्टी लाइन से हटकर मतदान करे, पार्टी लाइन से हटकर मतदान करे। यदि पार्टी ने, जिस भी पार्टी का वो सदस्य है, उस पार्टी ने अगर व्हिप जारी करके ये कहा है कि आपको क्या मतदान करना है, तो आपने उस व्हिप का अगर उल्लंघन किया तो आपके ऊपर एंटी डिफ्लेक्शन का लॉ लागू हो जाएगा। तीसरा जो प्रावधान है साथियों, क्या कहना है कि कोई एमपी या एमएलए यदि निर्दलीय है और वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, तीसरी बात। चौथी बात याद रखना है कि कोई मनोनीत सदस्य क्या करे, 6 महीने के बाद कोई दल ज्वाइन कर ले, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लागू होता है। परंतु किन शर्तों में एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लागू नहीं होता है? कहना है कि जब किसी भी दल का 1/3 सदस्य एक साथ यदि पार्टी छोड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसे दल बदलना कह के क्या कहा जाता है, तो कहना है कि सर इसे विलय कहा जाता है, स्प्लिट कहा जाता है। परंतु 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इस 1/3 सदस्यों के प्रावधान को बदलकर वहां पर 2/3 सदस्य का प्रावधान कर दिया है। तो वर्तमान में यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ सदस्य छोड़ते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा, इसे विलय माना जाएगा। और दल बदल कानून संबंधी जो अंतिम निर्णय करने का अधिकार है, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास है। किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है। ऐसा कियोतो होलोहान वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन, इसमें साथियों क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। 1989 में इसमें जो मतदान की आयु थी साथियों, उस मतदान की आयु को घटाकर क्या कर दिया गया, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। पहले जो था मतदान की आयु कितनी हुआ करती थी, तो पहले 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन अब मतदान की आयु घटाकर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। और मतदान देने का जो अधिकार है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में है। किसमें है? आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चर्चा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चर्चा है।
वयस्क मताधिकार की चर्चा है। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो ऐसी स्थिति में वह भारत के राजनीतिक चुनावों में भाग ले सकता है ना, वो वोटिंग डाल सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला देखिए, अगला है हमारा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1992। इस 69वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। क्या किया गया साथियों? दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया, विशेष दर्जा दिया गया, और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। और क्या किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, नेशनल कैपिटल एरिया घोषित किया गया। और इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 239 डबल ए और आर्टिकल 239 डबल बी, आर्टिकल 239 ए और आर्टिकल 239 बी। इसके तहत याद रखिएगा दिल्ली में विधानसभा भी लाई गई, विधानसभा विथ यूटी, यूनियन टेरिटरी विच लेजिस्लेटिव। और यहां पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या दिल्ली में कितनी रखी गई? 70 निर्धारित की गई। और इसका जो मंत्री है, इसका जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है, वो इसका 10% किया गया। यानी मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कहना है कि सर 7 हो सकती है। इसी के तहत 70वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1992 में ही किया गया। और इस 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से आर्टिकल 54 में एक परिवर्तन किया गया। आप सबको पता है साथियों कि आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 54 में भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उस राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा, ऐसा कहा गया है। निर्वाचक मंडल कहने का क्या मतलब? कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग वोट करेंगे, इसी को हम लोग निर्वाचक मंडल कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में संशोधन कर दिया गया और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को क्या किया गया? निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। आप सबको पता है साथियों कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें भारतीय संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा आर्टिकल 54 में संशोधन करते हुए दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसे भी भाग लेने का अधिकार, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार दिया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन क्या है साथियों? जरा ध्यान दीजिएगा। आप सबको पता है मेरे प्यारे लालियों कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या है? तो कहना है कि सर भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो कहना है कि सर भाषाओं का वर्णन है। और मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो कहना है कि सर 14 थी और 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो 21वें संविधान संशोधन 1968 द्वारा याद रखिएगा, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या किया गया साथियों? तो 3 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। कौन कौन? तो कहना है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या किया गया साथियों? तो संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन सा? 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पहला बोडो, दूसरा डोगरी, तीसरा मैथिली और
चौथा हो जाएगा संथाली। ये 4 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? भाषा संबंधी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के भाग 17 में है। कहां है साथियों? भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक भाषा संबंधी प्रावधानों की चर्चा की गई है। अब जरा ध्यान रखिएगा, इसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन क्या है साथियों? तो महात्मा गांधी का जो विचार था कि ग्राम पंचायतों को हम लोग स्वावलंबी बनाएंगे। ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से ही आप सबको पता है कि 1957 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज है ना का सुझाव जवाहरलाल नेहरू को तत्कालीन भारत सरकार को दिया और इसी बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से क्या किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। साथियों, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरा राज्य कौन था जिसने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था? तो कहना है कि वो राज्य था आंध्र प्रदेश। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब सवाल उठा कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसको लेकर बहुत बार जद्दोजहद चला और एल.एम. सिंघवी कमेटी ने भी पंचायती राज संस्थाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उसे संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की और इसी के मद्देनजर रखते हुए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और संविधान में बनाया गया भाग 9 का ए, जिसके तहत क्या किया गया? संविधान के इस भाग 9 में क्या किया गया साथियों? भाग 9 में, ए नहीं, भाग 9 बोलना है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया और इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक इसके प्रावधानों की चर्चा आपको देखने को मिलती है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? आप सबको पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 243D के तहत पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया और बिहार राज्य में तो पंचायती राज संस्थाओं में कितना आरक्षण दिया गया है महिलाओं को? तो कहना है 50%। इसी के साथ याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के ठीक बाद 74वां संविधान संशोधन भी लागू होता है 1993 में। किया जाता है 1992 में ही, लेकिन इसे लागू किया जाता है 1 जून 1993 ईस्वी को। इसमें क्या किया गया? तो कहना है कि सर ये जो नगर पालिकाएं थी, म्यूनिसिपैलिटीज थी, इसे क्या किया गया साथियों? तो इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको भी संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया और इसके लिए भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 9 का ए और इसमें आर्टिकल 243 के पी से शुरू होकर 243 के जेड तक नगर पालिका संबंधी प्रावधानों की चर्चा की गई और भारतीय संविधान में इसी 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 12वीं अनुसूची के तहत कुल विषयों की संख्या कितनी थी साथियों? तो कहना है कि सर विषयों की संख्या 18 थी और आप सबको पता है कि हमारे देश में नगर पालिका का जो संरचना है वो कैसी संरचना है साथियों? तो कहना है कि सर त्रिस्तरीय संरचना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक हो जाता है हमारा नगर पंचायत, एक हो जाता है नगर पालिका और एक हो जाता है नगर निगम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। 74वां संविधान संशोधन सबको अच्छे से अगर क्लियर है
तो अब हम लोग देखते हैं 77वां संविधान संशोधन 1995। ध्यान दीजिएगा, 77वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन 1995। देखना है साथियों, इस 77वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से क्या किया गया, ये जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया साथियों, संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया 16(4) का ए, 16(4) का ए। इस 16(4) ए में क्या कहा गया, तो ध्यान रखना है, भारत के न्यायपालिका के इतिहास में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद ये कब हुआ था, तो 1992 में इंदिरा साहनी केस हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, तो इंदिरा साहनी केस के फैसले को बेअसर करते हुए राज्य को एससी और एसटी के लिए सरकारी नौकरियों में प्रमोशन का आरक्षण, प्रमोशन में जो उसको आरक्षण देने का सिफारिश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया गया, इंदिरा साहनीवाद 1992 को समाप्त किया गया और इसके फैसले के विरोध में संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4) ए, जिसके तहत एससी और एसटी को क्या किया गया, तो कहना है कि सर इससे पदोन्नति में आरक्षण दिया गया, यानी एससी और एसटी समुदाय को प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। यह कहा गया कि यदि भारतीय सरकार के किसी विभाग में यदि ऐसा लगता है कि एससी और एसटी के कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एससी और एसटी को प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसा कहा गया 77वें संविधान संशोधन 1995 के तहत। और इसने इंदिरा साहनीवाद जो 1992 का था, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, उस फैसले को यहां पर पलटा गया भारतीय संविधान में 77वां संविधान संशोधन करके, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटते हुए इसने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) में एक खंड स्थापित किया और इसने कहा कि एससी और एसटी को हम प्रमोशन में आरक्षण देंगे यदि हमको ऐसा लगेगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में उच्च पदों पर एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, तो हम उसे प्रमोशन में आरक्षण दे सकते हैं। इसके ठीक बाद एक संविधान संशोधन किया गया, 81वां संविधान संशोधन। ध्यान से देखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है 81वां संविधान संशोधन। और इस 81वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, तो यहां ध्यान रखना है कि इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4) का बी। ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 16(4) ये जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन के द्वारा, और आर्टिकल 16(4) बी जो है यह जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें कहा गया कि एससी और एसटी की जो अपूर्ण आरक्षित सीटें हैं, यानी जो बैकलॉग की रिक्तियां हैं, उसको एक अलग वर्ग माना जाए और इन बैकलॉग सीटों को भरते समय 50% की आरक्षण सीमा का जो नियम है वो इस पर लागू नहीं होगा। बैकलॉग रिक्ति, सवाल उठेगा कि सर बैकलॉग रिक्ति क्या है ना, बैकलॉग रिक्ति क्या है। तो देखिए साथियों, बैकलॉग रिक्ति का सीधा सा आशय है कि यदि मान लिया जाए इस वर्ष एससी और एसटी के लिए 100 सीटें की वैकेंसी निकली, 100 सीटें आरक्षित हैं, 100 सीटें क्या है, आरक्षित हैं। अब मान लिया जाए इस वर्ष इसमें केवल 60 सीटें ही भर पाई और 40 सीटें क्या हो गई, खाली चली गई, 40 सीटें खाली चली गई। अब इस खाली सीटों को हम सामान्य वर्गों में नहीं जोड़ेंगे, हम इसे क्या करेंगे कि जो रिक्त सीटें हैं, इस रिक्त सीटों को अगले आने वाले जो वैकेंसी होगी उसमें ऐड कर देंगे और इस 40 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ कौन शामिल हो सकता है, एससी और एसटी ही शामिल हो सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का 50% का न्यूनतम आरक्षण वाला सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसी को हम लोग बैकलॉग रिक्ति कहते हैं। यहां तक बोलिए बात एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। 81वां संविधान संशोधन क्लियर है। अगर 81वां संविधान संशोधन क्लियर है, 84वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। 84वां संविधान संशोधन ये भी 2001 में ही हुआ था। कब हुआ था, 2001 में हुआ था। इस 84वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया, ये ध्यान से रखिए। आप सबको पता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई है, याद रखिएगा, संसद एवं
संसद एवं विधानमंडल में सीटों की जो संख्या है, सीटों की जो संख्या है वो संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर है। कब की जनगणना के आधार पर है? 1971 की जनगणना के आधार पर है ना, जनगणना के आधार पर है। 1971 में भारत की जो जनगणना थी, भारत की जो जनगणना हुई थी, उसमें भारत की जितनी आबादी थी उसी आबादी के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा में क्या किया गया, तो सीटों की संख्या को निर्धारित किया गया। 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से यह कह दिया गया कि 2026 तक जो है ये 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या निर्धारित होगी। यानी 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से यह कहा गया कि 2026 तक, है ना, 1971 वाला जो जनगणना हुआ है उसकी जो जनसंख्या रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के आधार पर सीटों की संख्या लोकसभा और विधानसभा में निर्धारित की जाएगी। अब जब 2026 में इसकी जनगणना होगी तब जो नया जनगणना रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या को संशोधित किया जाएगा। अगला देखिए 85वां संविधान संशोधन। 85वां संविधान संशोधन क्या कहता है, जरा इसको गौर फरमाइए। 85वां संविधान संशोधन 2001, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या कहता है? ये सिर्फ इतना कहता है कि आर्टिकल 16(4) में ये संशोधन किया, आर्टिकल 16(4) में ये संशोधन किया और आर्टिकल 16(4)A में संशोधन करने के बाद इसमें एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया जिसको हम लोग कहते हैं परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटीज का सिद्धांत, है ना। क्या कहा जाएगा? परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटीज, परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत। ये परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत क्या होता है? तो ये जो है एससी और एसटी समुदाय को मिलता है, एससी और एसटी समुदाय को मिलता है। मान लिया जाए कि दो कर्मचारी, एक जनरल एम्प्लॉय और एक एससी या एसटी का एम्प्लॉय, एक साथ क्या होता है, नौकरी में ज्वाइन करता है। जब एक साथ नौकरी में ज्वाइन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रमोशन यदि इसका पहले हो जाता है, एससी और एसटी के समुदाय के व्यक्ति का पहले यदि प्रमोशन हो जाता है तो बाद में जनरल का जो प्रमोशन पाएगा उसके समकक्ष उसे नहीं समझा जाएगा, नहीं माना जाएगा। यही कहता है परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत। अगला आइए, अगला संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002। इस 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से क्या क्या हुआ इसको समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। इसमें क्या कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार का बात किया गया, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की बात कही गई, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की चर्चा है। और इसी के तहत, इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, है ना, आर्टिकल 21A, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा जो होगा, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाना मूल अधिकार होगा। ठीक है। इसके अलावे भारतीय संविधान के भाग 4 में संशोधन किया गया और इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 45। क्या कहा गया? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में यह कह दिया गया कि 6 वर्ष के बच्चों की शुरुआती जो प्राथमिक शिक्षा है वो राज्य को करनी चाहिए। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल एवं प्राथमिक शिक्षा राज्य को
उपलब्ध करानी चाहिए, ऐसा कहा गया आर्टिकल 45 के तहत। इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A में जो मूल कर्तव्य की चर्चा है, उस मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, यानी आर्टिकल 51A में के यानी 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत यह कहा गया कि प्रत्येक अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करे, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। क्या करे? शिक्षा का अवसर प्रदान करे। इसी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए भारत की संसद ने एक एक्ट पारित किया। इस एक्ट का नाम था आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट का मतलब है राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार कानून। और इसको पूरे देश में कब लागू किया गया, तो कहना है कि सर 1 अप्रैल 2010 से आरटीई को पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 3 में एक मूल अधिकार जोड़ा गया आर्टिकल 21A के तहत। संविधान के भाग 4 में संशोधन करते हुए नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 45 जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों की देखभाल करे, निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास करे। और भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष तक से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये 86वां संविधान संशोधन कहता है। इसके बाद एक संविधान संशोधन है 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन। जरा ध्यान से देखिएगा इसे। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 2003 में हुआ था। और इस 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जो पुराना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग चला आ रहा था, जो पुराना NC/SC/ST चला आ रहा था, इस आयोग को क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया 2 भागों में। क्या कर दिया गया साथियों? विभाजित कर दिया गया। और विभाजित करके एक बना दिया गया आर्टिकल 338 और एक के लिए बना दिया गया आर्टिकल 338A। आर्टिकल 338 में NC/SC की स्थापना की गई और आर्टिकल 338 में NC/ST की स्थापना की। प्रश्न उठेगा, सर ये NC/SC क्या है? तो कहना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लासेस, और आर्टिकल 338 के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। आप सबको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 16 में आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक 330 से लेकर 342 तक SC, ST, OBC एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और आप सबको पता है कि भारतीय संविधान के 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा भारतीय संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया आर्टिकल 338 का बी, जिसके तहत एक कमीशन बनाया गया NCBC। यानी ये क्या किया गया, तो OBC को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो भारतीय संविधान के भाग 16 में 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। एक आर्टिकल 338, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। आर्टिकल 338A ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। और आर्टिकल 338B ये NCBC यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। ये तीनों आयोग क्या भाग 16 के तहत SC, ST और OBC वर्गों को क्या करते हैं, तो इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। 89वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। 89वां संविधान संशोधन सिर्फ यही करता है कि पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग दोनों एक ही हुआ करता था, लेकिन 89वां संविधान संशोधन के माध्यम से इस आयोग को बांट दिया गया 2 भागों में। आर्टिकल 338 में NC/SC और आर्टिकल 338A में NC/ST। किसी को कोई दिक्कत? अब आइए
91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको संशोधन है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, इसमें जो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद के आकार को सुनिश्चित किया गया, आकार को सुनिश्चित किया गया। इससे पहले क्या होता था कि गठबंधन के दौर में विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए, सांसदों को खरीद फरोख्त करने के लिए उसे मंत्री परिषद में ऑफर दे दिया जाता था, और इससे मंत्री परिषद का जो आकार था अनावश्यक रूप से बढ़ जाता था। इसीलिए 91वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में संशोधन किया गया, और इसमें कहा गया, आर्टिकल 75 में यह कहा गया कि जो लोकसभा होगी या जो राज्य की विधानसभा होगी, उसमें जो मंत्री परिषद का जो आकार होगा वो कितना होगा, तो कहना है कि सर 15% निर्धारित किया गया, यानी सदन की कुल संख्या का 15%, सदन की कुल संख्या का 15%। इससे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं, इससे ज्यादा मंत्री परिषद की संख्या नहीं हो सकती है। और इसमें कहा गया आर्टिकल 164 में संशोधन करके कि राज्यों का भी जो मंत्री परिषद होगा वो विधानसभा के सदस्य संख्या का कितना होगा साथियों, तो 15% से अधिक नहीं होगा। और इसमें कहा गया कि जो न्यूनतम मंत्रियों की संख्या होगी किसी विधानसभा में, वो न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है, 12 से कम नहीं हो सकती है। इसी 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून में भी संशोधन किया। अभी हमने आपको बताया था, दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया। क्या संशोधन किया, तो 91वां संविधान संशोधन से पहले यह नियम था कि यदि किसी दल का 1/3 सदस्य क्या करे, एक साथ पार्टी छोड़ दे, तो उस वहां पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। उसे क्या कहा जाता था, तो उसे विलय कहा जाता था, उसे मर्जर ऑफ पार्टी कहा जाता था। लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसको और स्ट्रिक्ट बनाया गया, और अब कहा गया कि यदि किसी दल का 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं, तब इसे विलय समझा जाएगा। पहले 1/3 में ही विलय समझा जा रहा था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है? 10वीं अनुसूची अभी हम डिटेल में पढ़ाए, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ डिटेल में पढ़ाए हैं। आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन पे अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि 92वां संविधान संशोधन क्या था साथियों, तो 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें बोडो था, डोगरी था, मैथिली था और संथाली था। इसकी चर्चा हम अभी पीछे कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 93rd यानी 93वां संविधान संशोधन 2005, 93वां संविधान संशोधन 2005। इस संशोधन को जरा ध्यान से देखना है। इस 93वें संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से यह कहा गया, इसमें मुख्य प्रावधान कि आर्टिकल 15 में 5वां खंड जोड़ा गया। आर्टिकल 15 में क्या किया गया साथियों, 5वां खंड जोड़ा गया, और यह कहा गया कि जितने भी देश में सरकारी संस्थान है और निजी शिक्षण संस्थान हैं, जो उच्चतम निजी शिक्षण संस्थान है, सरकारी संस्थान है, उसमें ओबीसी को, एससी को और एसटी को प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो कहा गया देश के उच्चतम सरकारी एवं निजी संस्थान, सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थान जैसे कहा जाए तो आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान थे, इन सब में कहा गया, क्या कहा गया, तो यहां पर जो प्रवेश परीक्षा होगा, उस प्रवेश परीक्षा में एससी को, एसटी को और ओबीसी को क्या किया जाएगा, तो इसके लिए ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 15(5) ये साफ साफ घोषणा करती है
कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए यदि राज्य उच्चतम सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को, एससी को, एसटी को प्रवेश में आरक्षण देता है तो ऐसी स्थिति में इसे आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक, और इसी के तहत ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी 93वें संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से यह प्रावधान जोड़ा गया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एससी और एसटी की बात करें तो एससी को 15% रिजर्वेशन है और एसटी को 7.5% रिजर्वेशन है। आगे बढ़िए, आगे हम आर्टिकल संविधान संशोधन 103वां देखेंगे, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस को भी क्या किया गया है, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देने की बात कही गई है। आगे हम इसको देखेंगे। अगला संविधान संशोधन है 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन 2011। ध्यान से समझिएगा, बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये वाला संशोधन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह किससे संबंधित है, तो कहना है कि सर ये सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को क्या किया गया? शामिल किया गया। और इसके लिए भारतीय संविधान में एक भाग बनाया गया, भाग 9 का बी। और भाग 9 के बी में आपको सहकारी समितियों का जो प्रावधान है, आर्टिकल 243 के ZH से लेकर आर्टिकल 243 के ZT तक इसके प्रावधानों की चर्चा हमें देखने को मिलती है। और इसी 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के 1 के सब क्लॉज सी में तो क्या किया गया? संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई, जिसमें सहकारी संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई। सहकारी संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई। और इसी के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 में संशोधन करते हुए आर्टिकल 43 के बी में सहकारी समितियों के उत्थान के लिए राज्यों को प्रयास करने का क्या किया गया? सुझाव दिया गया, है ना। सहकारी समितियों के संवर्धन का निर्देश राज्यों को दिया गया आर्टिकल 43 के बी में। किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक सबको बात एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट है 97वां संविधान संशोधन 2011, एकदम अच्छे से देखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा, एक संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग कहते हैं 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन, ये 99वां संविधान संशोधन जो था मेरे प्यारे साथियों, ये 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। 2014 में आप सबको पता है कि 14वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया सरकार का गठन किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने क्या किया? जजों की नियुक्ति के लिए क्या किया? तो एक नया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया। ये चाहते थे कि जो जजों की नियुक्ति होती है, इस जज की नियुक्ति में कार्यपालिका की भी भूमिका होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने न्यायपालिका में नियुक्ति में जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार चलते हैं, जो चर्चा होती है कि न्यायालय की नियुक्तियों में, जजों की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता है, उस कदाचार को दूर करने के लिए इन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया, जिसे हम लोग NJAC कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? NJAC कहते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं, नियुक्ति आयोग कहते हैं। इनका कहना था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से ही हम क्या करेंगे? तो न्यायाधीशों का गठन करेंगे। परंतु याद रखिएगा कि इस 99वां संविधान संशोधन को 2015 में, याद रखिएगा 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों असंवैधानिक घोषित कर दिया साथियों? तो न्यायपालिका का इसमें तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट जो है,
सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, न्यायपालिका जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और यदि न्यायपालिका में उसके जजों की नियुक्ति में यदि कार्यपालिका की भूमिका बढ़ी तो यहां पर भी राजनीतिकरण हो सकता है इसका। और ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर सकती है, ऐसे न्यायाधीशों को शामिल कर सकती है न्यायपालिका में जो उसका पक्षधर हो। इसीलिए इससे न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन होगा, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अगर उल्लंघन होगा तो ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रावधानों को पूर्ण रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया साथियों? पूर्ण रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो ये था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात। अब देखिएगा, एक संविधान संशोधन हुआ जिसको हम कहते हैं 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन, इस 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ विशेष आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो भारत और बांग्लादेश का जो भूमि विवाद चल रहा था उसी भूमि सीमा का इसमें समझौता किया गया, और इस समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश को 111 अंतर क्षेत्र सौंप दिए जिस पर विवाद चल रहा था, और बांग्लादेश ने भारत को 51 अंतर क्षेत्र बांग्लादेश ने भारत को सौंप दिए। और इसके लिए प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया और असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के क्षेत्रों में पुनर्गठन का काम किया गया। सिर्फ इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों की अदला बदली, याद रखिएगा, क्षेत्रों की अदला बदली हुई थी। बस इतनी बातें याद रखनी है 100वें संविधान संशोधन के बारे में। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए, एक महत्वपूर्ण संशोधन आप लोगों को याद रखना है, 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन क्या था साथियों, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 101वां संविधान संशोधन कब आया? तो कहना है कि सर यह 2016 में आया। कब आया? 2016 में आया। और इस 101वें संविधान संशोधन को लागू कब किया गया? तो कहना है कि सर इसे लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। कब से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से। अब प्रश्न उठेगा कि सर ये 101वें संविधान संशोधन में क्या था? तो 101वां संविधान संशोधन में था साथियों जीएसटी। क्या था? जीएसटी था। जीएसटी का मतलब क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर होता है। क्या होता है साथियों? तो कहना है वस्तु व सेवा कर होता है, सेवा कर होता है। देखिए, भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम था, भारत के टैक्सेशन सिस्टम में कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए, है ना, जो बार बार कर देने की जो नीति थी, जो बार बार एक ही वस्तु के उत्पादन में हमको कई बार कर देना पड़ता था, इसी को हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी कैस्केडिंग इफेक्ट से बचने के लिए भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, और जिसके तहत जीएसटी को क्या किया गया? शामिल किया गया। ये जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है साथियों। क्या है? तो कहना है कि सर यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? तो देखिए, कराधान प्रणाली में दो प्रकार के कर होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया गया है और उसी व्यक्ति से कर वसूला गया है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सब क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसी से वसूला भी जाता है। लेकिन एक कर होता है साथियों अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स। यह कहती है कि कर किसी और व्यक्ति पर लगाया गया और किसी और व्यक्ति से वसूला गया, यानी इसमें करों को क्या किया जाता है? तो स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है ना। तो जब कर किसी और व्यक्ति पर लगाया जाए और वसूला किसी और व्यक्ति से जाए तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो जीएसटी भी क्या है? तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246A को क्या किया गया? अंतः स्थापित किया गया, और संसद और राज्यों को जीएसटी पर समवर्ती कानून बनाने की शक्ति दी गई।
और इसी जीएसटी के रेगुलेशन के लिए, इसी जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए आर्टिकल 279 के तहत, आर्टिकल 279A के तहत एक जीएसटी काउंसिल का क्या किया गया, गठन किया गया। और इस जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के कौन होते हैं, तो कहना है कि सर वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। एक जीएसटी काउंसिल की चर्चा की गई आर्टिकल 279A में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर है। आर्टिकल 101। अब इस आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, संविधान संशोधन 102वां। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन हम अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। 102वां संविधान संशोधन क्या था, तो अभी हम जस्ट बताए कि भारतीय संविधान के भाग 16 में संशोधन किया गया और भाग 16 में संशोधन करके इसने भारतीय संविधान में एक आर्टिकल जोड़ने का काम किया, आर्टिकल 338 का बी। और इस आर्टिकल 338 के बी के तहत एक संगठन बनाया गया एनसीबीसी, जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इस एनसीबीसी को क्या किया गया, तो संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या किया गया साथियों, संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या कहते हैं साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अभी इसकी चर्चा हम जस्ट पीछे क्लास में किए हैं। जस्ट पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आप सबको पता है कि पिछड़े वर्गों को पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था पिछड़ा वर्ग आयोग। और इसी पिछड़ा वर्ग आयोग को 2018 में 102वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से भारतीय संविधान में आर्टिकल 338B जोड़ा गया और इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब जरा एक संविधान संशोधन देखिएगा, 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2019। इस 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से क्या किया गया, तो इसमें आपको हम बताए हैं कि भारत के संविधान में समाज की मुख्य धारा से कट चुके व्यक्तियों के लिए, उसके विशेष उत्थान के लिए, उसके लिए कुछ आरक्षण की प्रावधान किए गए। जैसे आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(5) में राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिए उसे सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई। तो 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन के अलावे एक आर्थिक पिछड़ेपन की वकालत की गई और आर्थिक आधार पर पहली बार 10% आरक्षण देने की बात की गई। 10% आरक्षण देने की बात की गई। और इसके तहत 103वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 जोड़ा गया और आर्टिकल 15 का क्लॉज 16 का क्लॉज 6 जोड़ा गया। आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 में यह कहा गया कि राज्य जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में उसे प्रवेश परीक्षा में उसे 10% आरक्षण दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में यानी लोक नियोजन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उसे 10% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? 103वां संविधान संशोधन एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आर्टिकल 15(6) जो है यह शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का प्रवेश आरक्षण दिया गया। जैसे आर्टिकल 15(5) में दिया गया था किसको? एससी को, एसटी को और ओबीसी को। उसी तरह से आर्टिकल 16(6) में आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% नियुक्ति आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो यही था 103वां संविधान संशोधन। अब जरा देखिएगा 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2019 बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है, इसको जरा एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए 104वां संविधान संशोधन
विधेयक जो है ये कब पारित हुआ साथियों? तो कहना है कि सर 2019 में पारित हुआ। 104वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 2019 में पारित हुआ। और इसे पूरे देश में लागू कब किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो कहना है कि सर इसे लागू करने की जो तिथि थी वो 25 जनवरी 2020 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। कब से लागू किया गया? 25 जनवरी 2020 से। प्रश्न उठेगा कि 104वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2019 में किया गया। और इसे पूरे देश में लागू कब किया गया? तो कहना है कि सर 25 जनवरी 2020 को 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया था उसे लागू कर दिया गया। और इसके तहत क्या किया गया साथियों? तो आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया। क्या किया गया साथियों? कहना है आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये आर्टिकल 334 क्या है, जरा इसको बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको पहले भी बताए हैं कि भारतीय संविधान के भाग 16 में, कहां? भारतीय संविधान के भाग 16 में याद रखिएगा साथियों, आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक, कहां से कहां? आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक क्या किया गया है? तो कहना है एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और आंग्ल इंडियन के लिए, किसके लिए? आंग्ल इंडियन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये आर्टिकल, ये संविधान का भाग 16 यह निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया और कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी का जो राजनीतिक आरक्षण है उसको क्या किया गया? 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो संशोधन करके एससी एवं एसटी का जो आरक्षण है, एससी और एसटी के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पहली बात, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बढ़ाया गया। और अब जो है एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है लोकसभा में और विधानसभा में, ये 25 जनवरी 2030 तक क्या होगा? लागू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहां तक? 25 जनवरी 2030 तक लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी का जो आरक्षण था उसको बढ़ा दिया गया है। इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, इसी 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से आप सबको पता है कि आंग्ल इंडियन का जो कोटा था, आंग्ल इंडियन का जो कोटा था उसे पूरी तरह से क्या कर दिया गया साथियों? तो उसे समाप्त कर दिया गया। आंग्ल इंडियन के कोटे को क्या कर दिया गया? तो कहना है कि सर आंग्ल इंडियन का जो कोटा था उसे समाप्त कर दिया गया। आप सबको पता है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की चर्चा थी। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था आर्टिकल 331 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 331 के तहत। और विधानसभा में एक आंग्लो इंडियन का राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता था? मनोनयन किया जाता था आर्टिकल 333 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 333 के तहत। अब ये दोनों प्रावधान क्या कर दिए गए हैं? समाप्त कर दिए गए हैं 104वें संविधान संशोधन के तहत, जहां पर अब आंग्लो इंडियन को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए, एक संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन। इस 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के आर्टिकल 342A में संशोधन क्या किया गया? क्या किया गया साथियों? आर्टिकल 342A में संशोधन किया गया। आर्टिकल 342A क्या है? सबसे पहले ये समझिए, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, पहले जो था आर्टिकल 342 में ओबीसी का जो सूची था उसको तैयार करने की जो शक्ति थी केंद्र के पास थी, लेकिन 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 342A में संशोधन किया गया और इसमें राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार दिया गया कि अब आप भी अपना ओबीसी सूची स्वयं तैयार कर सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं। तो राज्यों और यूटी को स्वयं की ओबीसी सूची
ओबीसी सूची तैयार करने की शक्ति दी गई, तैयार करने की शक्ति दी गई। पहले यह शक्ति केंद्र सरकार के पास हुआ करती थी, अब इस शक्ति को राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सौंप दिया गया। अगला आइए 106वां संविधान संशोधन 106, 106वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन 2023। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है। इसी 106वें संविधान संशोधन विधेयक को, अधिनियम को हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब ये सवाल है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या, जरा इसको सर बताने का काम कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, आप सबको पता है कि नारी शक्ति कहने का मतलब है कि जो महिला है हमारे देश की जो नारी शक्ति है, उस नारी शक्ति का उत्थान करने का बात कहा गया है। यानी राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। क्या की गई है? तो कहना है कि इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से, याद रखिएगा क्या किया गया है साथियों, तो लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा में, विधानसभा में, इसके साथ ही साथ जो दिल्ली विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा भी इसमें याद रखिएगा, अटैच कर लीजिएगा। दिल्ली विधानसभा में भी क्या किया गया है, तो महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई, सीटों को आरक्षित किया गया। अब यानी कहने का मतलब है कि जितना भी सदन का संख्या है उसमें 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, और एससी और एसटी की जो कुल आरक्षित सीटें हैं उसमें से भी 1/3 सीटें एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यानी एससी और एसटी का जो कोटा है, इस कोटे का भी 1/3 कोटा जो होगा वो किसके लिए होगा, तो महिलाओं के लिए, एससी एसटी महिलाओं के लिए क्या होगा, आरक्षित होगा। अब इसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है, 106वां संविधान संशोधन, और आर्टिकल 330 में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 330A, और आर्टिकल 332 में संशोधन करके आर्टिकल 332A को जोड़ा गया। आर्टिकल 330 का जो ए है यह लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, और आर्टिकल 332A जो है यह राज्य के विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? सबको बात एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं? अब तक हमारे भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं, और आज के वीडियो में हम लोगों ने 106वें संविधान संशोधन को अच्छे से देखने का काम किया है। आप सबको बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे कि सर अगला वीडियो हम लोग किस टॉपिक पर लेकर आए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सभी मेरे प्यारे साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में फिर से।